प्रेमा की एक ही संतान थी। वो था उसका बेटा वरदान। छोटे से कस्बे में रहने वाला वरदान पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होशियार था। इसलिए गरीब परिवार से होने के बाद भी स्कॉलरशिप के दम पर वो बड़े शहर में पढ़ने के लिए चला जाता है और जल्द ही उसकी अच्छी नौकरी भी लग जाती है। कुछ सालों बाद वरदान, माँ जी वहाँ गाँव में अकेले परेशान हो जाती होंगी। आप माँ जी को क्यों नहीं कहते कि हमारे साथ आकर यहीं पर रहे? अरे मैं तो कह कहकर परेशान हो गया, लेकिन मम्मी गांव छोड़कर शहर में आना ही नहीं चाहती। कहती है उनके यहाँ रहने से हम लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। अरे माँ ऐसा क्यों सोचती है कि उनके यहाँ रहने से हम लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे? इतना बड़ा परिवार है उनका, फिर उन्हें वहाँ अकेले रहने की क्या ज़रूरत है? मम्मी जी यहाँ आएंगी तो बच्चों के साथ उनका मन भी लगा रहेगा। सिया के बार बार कहने पर वरदान अपनी माँ को गांव से शहर बुला लेता है। वरदान और सिया दोनों ही नौकरी करते थे और उनका 3 साल का बेटा घर पर आया के साथ रहा करता था। सिया सुबह का खाना बनाने के बाद ऑफिस के लिए निकल जाती थी। शाम को सिया के लौटने पर आया रेखा अपने घर लौट जाती थी और उसके बाद मुन्ना के साथ वो घर के बाकी काम भी संभाला करती थी। अरे सिया, अब तो तेरी सास गांव से आ गई है। अब तो रेखा की छुट्टी कर दे, तेरे 10,000 बच जाया करेंगे। अरे नहीं नहीं, छोटे बच्चों के साथ ना बड़ा बंधन हो जाता है। अगर मैंने रेखा को हटा दिया तो मम्मी जी पूरे 10 घंटे के लिए घर में कैद होकर रह जाएंगी। अरे तो काम ही क्या है उनके पास पोते पोतियों को खिलाने के अलावा? अरे छोड़ ना ये सब। घर पहुंचकर, मम्मी जी अपार्टमेंट में नीचे एक जगह योगा क्लासेस होती है। मैंने आपका भी वहाँ पर एनरोलमेंट करवा दिया है। कल से आप सुबह 1 घंटे के लिए वहाँ योगा करने जाया कीजिए, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। और वहीं नीचे पार्क में ना एक मंदिर भी है। वरदान बता रहा था कि आप गांव में रोज़ मंदिर जाती थी, तो आप यहाँ भी अपनी पूजा पाठ बड़े आराम से कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बता दीजिए, संकोच की कोई बात नहीं है। अरे नहीं नहीं बेटा, इतना बड़ा घर है तुम्हारा, मुझे यहाँ किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है। घर का बाकी सब काम तो काम वाली ही कर जाती है। मुन्ना के लिए भी तुमने रेखा को रखा हुआ है। मैं तो पूरा दिन घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। इसमें बोर होने जैसी क्या बात है मम्मी जी? आपके रूम में एक टीवी लगवा देती हूँ, आप उसमें भजन कीर्तन कथा जो भी सुनना चाहे सुन सकती हैं। प्रेमा को शहर आए अब कुछ दिन बीत गए थे। धीरे धीरे उसका परिचय आसपास में रहने वाली हम उम्र महिलाओं के साथ हुआ, तो उसने मंदिर में भजन कीर्तन करने वाली मंडली ज्वाइन कर ली। अब जहाँ भी सत्संग या कीर्तन होता, प्रेमा भी अपनी मंडली के साथ वहाँ पहुँच जाती। सिया, आज ऑफिस के बाद थोड़ा रुकना, सब लोग मूवी देखने चल रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे घर जाकर खाना बनाना होता है। मम्मी जी मेरा वेट कर रही होंगी। क्या यार, तेरी मम्मी जी पूरा दिन घर में खाली तो रहती है, क्या एक टाइम खाना भी नहीं बना सकती? गांव में तो अपना खाना बनाकर खाती होंगी ना। देख स्वाति, इस बारे में मैं कुछ बात नहीं करना चाहती। फिलहाल मुझे लेट हो रहा है, मैं घर के लिए निकल रही हूँ। सिया की बात सुनकर स्वाति को बड़ी हैरानी होती है। बड़ी अजीब बात है, अब तो इसकी सास भी आ गई है, उसके बाद भी इसने बच्चे की देखभाल के लिए आया को लगा रखा है, और सुबह शाम खाना भी बेचारी यही बनाती है। ऐसे ससुराल वालों के साथ रहने का क्या फ़ायदा जो बहू को ज़रा सा भी सपोर्ट नहीं कर सकती। सही कह रही है यार, अगर मेरी सास ऐसी होती ना तो मैं तो 4 दिन भी उसके साथ ना रहती और वापस उन्हें गाँव भेज देती। अरे जब मुझे किसी काम में मदद ही नहीं मिल रही तो फिर साथ रहने का क्या फ़ायदा। 3 दिन बाद सिया और वरदान की शादी की सालगिरह थी। शादी की सालगिरह मनाने के लिए उन्होंने अपने कुछ खास दोस्तों को अपने घर बुलाया हुआ था। सभी मेहमान घर पर जमा होने लगे थे। तभी सिया की सास प्रेमा बाहर से आती है। अरे मम्मी जी आ गई आप, कैसा रहा आपका सत्संग? बहुत अच्छा रहा बेटा, बहुत आनंद आया। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। प्रेमा अंदर वाले कमरे में जाकर आराम करने लगती है। अरे सिया, आज तेरे घर में पार्टी है और तेरी सास बाहर घूम रही है। अरे यार सब बहाने हैं, घर में रहती तो सिया के साथ काम ना करवाना पड़ जाता। ऐसे भी क्या इमरजेंसी थी कि आज ही उन्हें सत्संग में जाना था। बेटे बहू की शादी की सालगिरह दिन तो घर में रुक ही सकती थी। मैंने तो सिया को पहले ही कहा था, अब तेरी सास आ गई है तो कुछ काम उनके ऊपर भी छोड़ दिया कर। तू जिम्मेदारियां उनके ऊपर डालेगी तभी वो कुछ काम में हाथ बटाएगी। लेकिन सिया ने तो शुरुआत से ही उनकी आदत बिगाड़ रखी है। सिया की सहेलियों की बात प्रेमा के कानों में पड़ जाती है। आज तो मेरी बहू मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रही है, लेकिन अगर ये अपनी सहेलियों की बातों में आ गई तो मेरा इस घर में एक एक दिन काटना मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले कि सिया के मन में ये सारी बातें बैठे, मैं खुद ही घर के काम करना शुरू कर देती हूँ।
सिया अपनी पार्टी का मज़ा खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो किसी भी बातों का जवाब नहीं देती। अगले दिन सिया ऑफिस से वापस आई तो उसने देखा कि सास प्रेमा कीर्तन के लिए मंदिर नहीं गई है, बल्कि रसोई में खड़ी सब्जी बना रही है। अरे मम्मी जी, आप मंदिर नहीं गए आज? खाना तो मैं आकर बना ही लेती हूँ ना, आप क्यों बना रही है खाना? नहीं बेटा, मैंने मंडली वालों को मना कर दिया है। अब मैं मंदिर में कीर्तन के लिए नहीं जाया करूँगी। अरे लेकिन हुआ क्या है? आपका किसी से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं बेटा, मेरा किसी से झगड़ा क्यों होगा? हम तो वहाँ भगवान का नाम लेने के लिए जाते हैं, लड़ाई झगड़ा क्यों होने लगा वहाँ? बस मैंने सोचा है कि अब मैं घर में रहकर तेरे साथ घर के कामों में मदद कराया करूँगी। और वैसे भी पूरा दिन खाली बैठे बैठे परेशान हो जाती हूँ। मैंने रेखा को भी मना कर दिया है, कल से मुन्ने को ना मैं ही संभाल लिया करूँगी। सिया को सास प्रेमा की बातें कुछ अजीब सी लग रही थी। जैसे ही वो अपने कमरे में गई तो उसने देखा कि सासू माँ ने वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े धोकर आयरन भी कर दिए हैं। सच सच बताइए मम्मी जी, कुछ तो ज़रूर हुआ है। लग रहा है आज पूरा दिन आपने आराम ही नहीं किया, पूरा दिन बस काम ही करती रही। आपको मेरी कसम है मम्मी जी, सच बताइए, क्या आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है? अरे नहीं बेटा, तू तो मेरी बेटी है, मैं तेरी बात का बुरा कैसे मान सकती हूँ? लेकिन ये बात भी तो सच्ची है ना कि मैं पूरा दिन घर में खाली पड़ी रहती हूँ और घर की किसी जिम्मेदारी में हाथ भी नहीं बटाती। इसलिए मैंने सोचा तू बाहर काम करती है तो अब से मैं घर संभाल लिया करूँगी। अच्छा तो ये बात है। ज़रूर आपने उन लोगों की बातें सुन ली है जो कह रहे थे कि मेरी सास घर का कोई काम नहीं करती। हाँ बेटा, लेकिन मुझे उनकी बात गलत नहीं लगी। मैं जब से शहर आई हूँ मैंने कभी कोई काम नहीं किया, बस अपनी ही मस्ती में मगन रही। कभी योगा, कभी मंदिर, कभी वॉक। मुझे सोचना चाहिए था कि बहू बेटे के साथ रहना है तो मुझे भी कुछ जिम्मेदारियां बांटनी चाहिए। मम्मी जी, क्या लगता है आपको मैंने आपको शहर से यहाँ घर के काम और मुन्ना की देखभाल करवाने के लिए बुलवाया था? अरे बेटा देख, मेरी सारी सहेलियां अपने पोते पोते को संभालती हैं। अब अगर दादी नहीं संभालेगी तो कौन संभालेगा? इसमें कोई बुराई भी तो नहीं है। आप गलत समझ रही हैं मम्मी जी। मैंने आपको शहर इसीलिए बुलवाया था ताकि आप यहाँ आकर अपनी ज़िंदगी सुकून से जी सके। अगर यहाँ आकर भी आपको दिन में 24 घंटे काम ही करते रहना है तो फिर हमारे यहाँ साथ रहने का क्या फ़ायदा हुआ? और अब आपकी उम्र कोई घर के काम करने या बच्चों की जिम्मेदारियाँ संभालने की नहीं है। वरदान ने मुझे बताया है आपने अपनी सारी ज़िंदगी बहुत ही मेहनत और संघर्ष के साथ बिताई है, इसलिए अब आप बस अपनी ज़िंदगी चैन और सुकून से बिताइए। जैसे आपने अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत की, वैसे ही अब अपने बच्चों के लिए मेहनत करने की हमारी बारी है और हम खुशी खुशी ये जिम्मेदारियां निभा भी रहे हैं। माँ जी, इस घर को एक माँ की ज़रूरत है, नौकर की नहीं। और एक बात बताइए, जब तक आप गांव में रह रही थी क्या ये घर नहीं चल रहा था? तो जैसे ये घर पहले चल रहा था अब भी चल सकता है। आपको काम की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे लेकिन बेटा ये भी तो सही है ना कि घर के कामों में घर के हर सदस्य को मदद करनी चाहिए। जब मुझे मदद की ज़रूरत होगी मैं आपको बता दूंगी मम्मी जी, आप बेफिक्र रहिए। बेटे बहू के साथ रहने वाले सास ससुर उनके नौकर नहीं होते। आपकी अपनी ज़िंदगी है, अपनी पसंद और नापसंद है, और आप अपना जीवन अपने तरीके से जीने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। यहाँ शहर में मैं आपको 8 घंटों के लिए घर में कैद नहीं रख सकती, वो भी इसलिए क्योंकि आपको मेरा बच्चा संभालना है। आप तो बस मुन्ना के साथ खेलिए और रेखा पर नज़र रखिए, उससे कहकर काम करवाइए, बस आपकी इतनी ही जिम्मेदारी है। अपनी बहू के ऐसे विचार जानकर प्रेमा हैरान रह गई थी। अदिति सुबह खिड़की का पर्दा हटाती है तो उसे धुंध के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। लगता है आज मैं जल्दी उठ गई हूँ, अभी तो रात ही है। अदिति घड़ी की ओर देखती है तो सुबह के 6 बज चुके थे। सुबह के 6 बज गए? बाहर देखो तो समय का पता ही नहीं चलता, ऐसा लग रहा है जैसे रात के 2 बजे। अदिति दोनों बच्चों को स्कूल जाने के लिए उठाती है। नील, खुशी, उठ जाओ बेटा, स्कूल जाना है ना। अदिति दोनों बच्चों को उठाती है और स्कूल जाने के लिए तैयार करने लगती है। इधर सिद्धि किचन में बच्चों के लिए लंच तैयार कर देती है। सिद्धि, बच्चों का लंच तैयार हो गया तो पैक कर दे, इनकी बस आती होगी। भाभी मैंने लंच तैयार कर दिया है लेकिन बस तो अभी तक नहीं आई। अरे आ जाएगी, ठंड के कारण लेट हो गई होगी। जब बहुत देर तक दोनों बच्चों की स्कूल बस नहीं आती तो अदिति बस के ड्राइवर को फोन करती है। मैडम जी, आपने देखा नहीं बाहर कितना घना कोहरा है, ऊपर से आपका घर खेत के पास है, वहाँ तो 0 विजिबिलिटी है। मैं वहाँ नहीं आऊंगा, आपको बच्चों को लेकर 2 किलोमीटर पैदल जाना होगा। अरे भैया, ये आप कैसी बात कर रहे हो?
इतनी ठंड में बच्चे 2 किलोमीटर पैदल नहीं चल पाएंगे। तो आप क्या चाहती हो, मैं बस लेकर खेत में आऊं? वहां आने में मुझे बहुत वक्त लग जाएगा। आपका घर शहर से अलग ही है, आसपास सिर्फ खेत ही खेत है। इधर आने में बड़ी दिक्कत होती है। ठंड के मौसम में तो वैसे भी कुछ दिखाई नहीं देता वहाँ। आपकी वजह से दूसरे बच्चे भी स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। बच्चों को लेकर आप ही आ जाओ, वरना रहने दो। अदिति दोनों बच्चों को लेकर घर से बाहर 2 किलोमीटर दूर पैदल चलकर जाती है। नील, जल्दी जल्दी पैर बढ़ाओ बेटा, बस छूट जाएगी। मम्मी, ठंड के कारण मुझसे चला ही नहीं जा रहा। अदिति के पास बार बार ड्राइवर का फोन आता है। अरे बहन जी जल्दी आओ, वरना मैं चला जाऊंगा। अरे भैया बस 2 मिनट रुक जाओ, हम पहुंचने वाले हैं। नील और खुशी जल्दी चलो, नहीं तो बस छूट जाएगी। दोनों बच्चे दौड़ने लगते हैं। अदिति को भी उनके साथ दौड़ना पड़ता है। तब कहीं जाकर दोनों बच्चे स्कूल बस तक पहुंच पाते हैं। दोनों बच्चों को बस में बिठाकर अदिति घर आती है। मुझे तो हाथ पैर सुन्न हो गए। खेत के पास घर होने के कारण सर्दियों में बड़ा नुकसान हो रहा है। कोई नहीं भाभी, आप थोड़ी देर आराम से बैठ जाओ। घर के अंदर भी काफी ठंड है, ऐसा लग रहा है जैसे कोहरा घर के अंदर आ गया है। ठंड के मारे मेरे जोड़ों में दर्द बढ़ गया है, हाथ काम नहीं कर रहे। गर्मियों में तो मैं तुम लोगों की मदद कर देती थी, लेकिन ठंड में ओहो, इस ठंड ने तो मेरी तकलीफें 2 गुनी कर दी है। माँ जी, आपको ठंड में काम करने की जरूरत भी नहीं है। मैं और सिद्धि है ना, हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। लेकिन ठंड में सबके शरीर सुस्त पड़ जाते हैं। सिद्धि को नाश्ता बनाने में देर हो जाती है। अरे आज क्या हो गया, हमें नाश्ता मिलेगा कि नहीं? आप लोग बैठो, मैं बस 2 मिनट में नाश्ता ला रही हूँ। सिद्धि, तू सुबह से ठंडे पानी में काम कर रही है, ला नाश्ता मैं लगा देती हूँ। अदिति सबके लिए नाश्ता लगाती है। नाश्ता करने के बाद दोनों भाई ऑफिस जाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। सुबह के 9 बज गए, लेकिन आज तो कोई टैक्सी, ऑटो या रिक्शा तक नजर नहीं आ रहा। भैया, टैक्सी, ऑटो या रिक्शा तब नजर आएंगे जब सड़क नजर आएगी। मुझे तो सड़क ही नजर नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है जैसे कोहरा ऊपर से उतरकर नीचे आ गया है। मुझे तो लग रहा है हमें यहाँ कोई गाड़ी नहीं मिलने वाली। हाँ, हमें पैदल चलकर यहाँ से बाहर निकलना होगा। दोनों भाई कुछ दूर तक पैदल चलते हैं, लेकिन उन्हें कोई सवारी नहीं मिलती। अब और कितना पैदल चलना होगा, ठंड के मारे मेरे तो पैर जाम हो रहा है। थोड़ी दूर और चलो, शायद हमें कुछ मिल जाए। पैदल चलते चलते हम कहीं ऑफिस से ना पहुंच जाए। काफी दूर पैदल चलने के बाद दोनों को एक ऑटो नजर आता है, जिसमें बैठकर दोनों ऑफिस जाने लगते हैं। आज तो बहुत लेट हो गए। ये तो ठंड की शुरुआत है। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी हमें दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आएगा और कोई सवारी भी नहीं मिलेगी। सही समय पर ऑफिस पहुंचने के लिए हमें वक्त से 1 घंटा पहले निकलना होगा आपसे। छुट्टी के दिन ठंड के कारण पूरा परिवार रजाई के अंदर दुबका होता है। ऐसे में घर में एंट्री होती है पवित्रा की बड़ी बहन प्रमिला की। आओ आओ दीदी, बहुत अच्छे समय पर आई हो। दोनों बहन रजाई के अंदर बैठकर बातें करेंगे। क्या अच्छा समय, मुझे पहले पता होता कि तेरे यहाँ इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है कि कोई सवारी इधर आना ही नहीं चाहती। बड़ी मुश्किल से एक ऑटो वाला मिला तो उससे 2 गुना किराया ले लिया, तब यहाँ पहुंची हूँ। तुझे खेत के बीच में घर लेने की क्या चूल मची थी? अरे वो बच्चों का बड़ा मन था कि शहर के शोर शराबे से दूर रहा जाए। इधर पोल्यूशन भी बहुत कम होती है ना, इसलिए। पोल्यूशन कम होती है, लेकिन ठंड तो सबसे ज्यादा पड़ती है। देख, तेरे बेटों ने इस बुढ़ापे में तुझे खेत के बीचों बीच लाकर पटक दिया। ना कहीं आना, ना कहीं जाना। कोई मेहमान आना चाहे तो भी ना आ सके। और शहर से बाहर और भी तो जगह है, यही जगह मिली थी क्या? मेरा घर देख, मेरे बेटों ने ऐसी जगह घर लिया है जो शहर के बीचों बीच है। ठंड भी इतनी नहीं पड़ती और किसी भी वक्त कहीं भी चले जाओ हमेशा सवारियां मिल जाती है। अब तो जो हो गया सो हो गया दीदी, तुम बैठो, मैं अभी चाय मंगवाती हूँ। पवित्रा और प्रमिला दोनों सोफे पर बैठती हैं। तभी पवित्रा के घुटनों का दर्द तेज हो जाता है। आए, क्या हुआ? ठंड के कारण ना जोड़ों में दर्द हो जाता है, जिस कारण सोफे पर बैठने और उठने में बड़ी दिक्कत होती है। इसी उम्र में जोड़ों में दर्द, ये सब खेत के पास घर लेने का नतीजा है। यहाँ ठंड कितनी ज्यादा है, इसी कारण से तेरे जोड़ों में दर्द रहने लगा है। बुढ़ापे में तेरे बेटे बहुओं ने तुझे ये तोहफा दिया। मुझे देख, अभी तक जवान हूँ, ना कहीं दर्द, ना उठने बैठने की दिक्कत। मेरे घर में इतनी ठंड है ही नहीं। तभी दोनों बहुएं चाय नाश्ता लेकर मौसी सास के पास आती हैं। मौसी जी, चाय पी लो, ठंड में अदरक वाली चाय पीकर आपको आराम मिलेगा। अदरक वाली चाय की जरूरत तो पवित्रा को है। तुम लोगों ने क्या हालत कर दी इसकी।
ऐसी बात नहीं है दीदी, मेरी दोनों बहुएं मेरा बहुत ध्यान रखती है। मेरे घुटनों में गरम तेल की मालिश भी करती है। तभी क्यों नहीं, तेरे घुटनों में अभी दर्द हो रहा है ना। अदिति बहू, पवित्रा के घुटनों में तेल लगा दे। जी मौसी जी, अभी लाती हूँ। अदिति तेल की शीशी उठाकर लाती है, लेकिन उसमें तेल खत्म हो चुका था। मम्मी जी, तेल तो खत्म हो गया है, मैं अभी बाजार से लेकर आती हूँ। अरे बाजार जाने की क्या जरूरत है, ऑनलाइन मंगवा ले, अभी 10 मिनट में देकर जाएगा। मौसी जी, हमारे घर तक डिलीवरी बॉय नहीं आते। यहाँ ठंड ज्यादा होती है ना, और कोहरा भी घना होता है, जिससे उन्हें यहाँ आने में दिक्कत होती है। बस खेत के पास घर लेने के मजे ले लो। इन बेचारियों को छोटी छोटी चीजें लेने के लिए घर से बाहर चलकर जाना पड़ता है। एक हमारा घर है, कुछ भी लेना हो 2 मिनट में मार्केट पहुंच जाते। बच्चे भी दौड़कर सामान ला देते हैं। और अगर घर से निकलने का मन ना हो ना, तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, 10 मिनट में डिलीवरी बॉय सामान घर पर देकर जाता है। दूसरे दिन सुबह जब दोनों बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो सिद्धि दोनों को लेकर बाहर तक छोड़ने जाती है। कोहरे के कारण बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अदिति बहू, ये सिद्धि दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जा रही है? मौसी जी, सिद्धि उन्हें बाहर तक छोड़ने गई है। हमारे घर से थोड़ी दूर जाकर बच्चों की स्कूल बस मिलती है। क्यों, स्कूल बस घर तक नहीं आती क्या? नहीं मौसी जी, खेत के पास घर होने के कारण यहाँ ठंड और कोहरा बाकी जगहों से बहुत ज्यादा होता है ना, जिस कारण स्कूल की बस हमारे घर तक नहीं आती। हमें बच्चों को बस में बिठाने के लिए काफी दूर उन्हें पैदल लेकर जाना पड़ता है। हाय रे बेचारे बच्चे, इस ठंड में उन्हें इतनी परेशानी। अरे खेत के पास घर लेने की जरूरत क्या थी? मेरे पोते पोती को लेने स्कूल की बस बिल्कुल घर के दरवाजे पर आती है, उन्हें बिल्कुल भी चलना नहीं पड़ता। बता जरा, तेरा नील तो ठंड में नीला पड़ जाता होगा। इतनी सी उम्र में नन्हे बच्चों पर इतना जुल्म, तू कुछ कहती क्यों नहीं? कोई ना मौसी जी, हमारा काम तो चल ही रहा है। काम तो तुम दोनों बहुएं चला रही हो। तुम दोनों बहुएं अगर बैठ जाओ तो ये घर बिल्कुल ना चले। इतनी ठंड में सुबह सुबह उठकर घर के सारे काम करना, बच्चों को स्कूल बस तक पहुंचाना कोई मामूली बात है क्या? दोपहर में भी अदिति दोनों बच्चों को घर लाने के लिए बाहर जाती है। वो पैदल कुछ देर तक चलकर जाती है और दोनों बच्चों को पैदल लेकर घर आती है। दोनों बच्चे अब आ रहे हैं, इतनी देर हो गई? हाँ मौसी जी, इन्हें पैदल लेकर आना पड़ता है ना, स्कूल बस इन्हें घर तक नहीं छोड़ती। बेचारों की सारी एनर्जी तो पैदल स्कूल आने जाने में ही निकल जाती होगी, तभी तो दोनों इतने कमजोर लग रहे हैं। अरे इतनी दूर घर ले ही लिया है तुम लोगों ने। मेरे घर के बच्चे तो स्कूल खत्म होने के आधे घंटे बाद ही घर पहुंच जाते हैं। उन्हें खाना खाकर 2 घंटे आराम करने का वक्त भी मिल जाता है। नील और खुशी को तो आराम करने का वक्त भी नहीं मिलता। ऐसी बात नहीं है मौसी जी, नील और खुशी दोनों बहुत एनर्जेटिक है, और फिर रात में दोनों समय पर सो जाते हैं, इनकी नींद तो पूरी हो जाती है। सिद्धि बहू, ये तो बच्चे हैं, इन्हें क्या पता इनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन तुम दोनों तो इनकी माँ हो, तुम्हें अपने बच्चों की हालत समझनी चाहिए। अब ये मत सोचना मैं तुम दोनों को भड़का रही हूँ, लेकिन पवित्रा को तुम्हारे बच्चों की थोड़ी सी भी फिक्र होती ना, तो बेटों को खेत के पास घर लेने से मना कर देती। मैं तो अपने पोते पोतियों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। प्रमिला कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। मौका मिलते ही वो कभी प्रतिभा को भड़काती, कभी बहुओं को, यहाँ तक कि उसने बच्चों तक को नहीं छोड़ा। एक दिन दोनों बच्चे खेलने के लिए बाहर चले जाते हैं। खेलते खेलते दोनों खेत में चले जाते हैं। काफी देर बीत जाने के बाद, अरे अदिति, दोनों बच्चे दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ चले गए दोनों? हाँ, दोनों बच्चों के ना होने से घर कैसे सूना सूना सा लग रहा है। बाहर खेलने गए थे, भी आते ही होंगे। भाभी, इतनी ठंड में आपने उन्हें बाहर क्यों जाने दिया? देख ले तरुण बेटा, दोनों बहुएं न जाने किस धुन में है, उन्हें बच्चों की फिक्र ही नहीं है। अरे मेरी बहुएं तो बच्चों का पूरा ध्यान रखती है। एक ये दोनों है, जब पता है तुम लोगों का घर शहर से इतनी दूर खेत के पास है, तो ठंड कितनी होगी। उन्हें ठंडी हवा लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। प्रमिला एक तीर से कई निशान साध रही थी। कोई नहीं मौसी जी, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। तरुण बाहर जाता है और दोनों बच्चों को खेत से लेकर घर आता है। खेत में पानी होने के कारण दोनों बच्चों के जूते मिट्टी में सने होते हैं, जिससे घर गंदा हो जाता है। नील, खुशी, तुम दोनों को खेत में जाने की क्या जरूरत थी? मैंने अभी अभी पोछा लगाया था, तुम दोनों ने पूरा घर गंदा कर दिया। ठंड में पोछा सूखने में कितना वक्त लगता है पता है? ये देखो जय बेटा, तुम्हारी बीवी को बच्चों से ज्यादा घर में हो रही गंदगी की फिक्र है। अरे बच्चे हैं तो बाहर खेलने तो जाएंगे ही, इन्हें भी तो खेलने के लिए जगह चाहिए। अब तुम लोगों ने खेत के पास घर ले ही लिया है तो ये खेत में ही खेलेंगे। मेरे पोते पोती तो खेलने के लिए पार्क में जाते हैं।
हाँ, मेरा घर शहर में है ना, वहाँ बच्चों के खेलने के लिए प्रॉपर पार्क बना हुआ है, तो बच्चे वहीं जाकर खेलते, हमें कोई टेंशन नहीं होती। मौसी जी ऐसी बात नहीं है, अदिति और सिद्धि बच्चों की बहुत केयर करती हैं। वो तो मैं देख ही रही हूँ भाई, दोनों बच्चे बेचारे डरे सहमे हुए से बैठे हैं। एक दिन की बात है, जय और तरुण दोनों ऑफिस के लिए निकल रहे थे। अभी तो 8 ही बजे, तुम दोनों इतनी जल्दी ऑफिस जा रहे हो, क्या बात है जय तरुण, घर में कोई परेशानी है क्या? मौसी जी सबसे बड़ी परेशानी तो आप है। नहीं मौसी जी, परेशानी की तो कोई बात नहीं है, ऑटो या रिक्शा लेने के लिए हमें थोड़ी दूर आगे तक जाना होता है ना, इसलिए हम घर से जल्दी निकलते हैं। ओह, अब समझी, तेरे घर तक तो कोई गाड़ी ही नहीं आती, इसीलिए तो बेचारे बच्चों को भी सुबह सुबह पैदल जाना पड़ता है। अरे इस तरफ तो कोई ऑटो वाला आने के लिए तैयार ही नहीं होता। अब क्या करे, घर ही ऐसी जगह पर है, कोई ना, अब मुसीबत है तो झेलनी तो पड़ेगी, क्या कर सकते हैं। भैया चले, बहुत देर हो जाएगी। हाँ चलते हैं। दोनों भाई मौसी जी की बातों को नजरअंदाज करके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। प्रतिभा और प्रमिला दोनों सोफे पर बैठी चाय पी रही थी, तभी सिद्धि वहाँ पोछा लगाने आती है। सिद्धि बहू, मुझे तो तुझे देख करना बहुत तरस आता है। क्यों मौसी जी? इतनी ठंड में तू पोछा कैसे लगा रही है? सुबह सुबह मैं मुंह धो रही थी ना, तो पानी बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा था, ऐसे लग रहा था जैसे हाथ सुन्न पड़ गए। प्रमिला सिद्धि को अपने दोनों हाथ दिखाती है। देख, जरा सी देर में तो मेरे हाथ नीले पड़ गए। तू तो ठंडे पानी से पोछा लगा रही है, तेरा क्या हाल होता होगा। अब ये इलाका है भी ऐसा ना कि यहाँ पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है, मेरे घर में तो नल खोलो तो गुनगुना पानी आता है। दोनों बहुएं हंसते खेलते पोछा लगाती, उन्हें पता भी नहीं चलता। मौसी जी, मैंने पोछा लगाने के लिए गर्म पानी लिया है। अरे इतनी ठंड है कि गर्म पानी को ठंडा होने में 2 मिनट नहीं लगेंगे। पवित्र, तूने घर लेते वक्त अपनी बहुओं के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा? ऐसा नहीं है दीदी, हमने तो सबके बारे में सोचा, सबका ध्यान रखा है। मुझे तो नहीं लगता। बेचारियों पर ठंड का मौसम कहर बनकर टूटा है, सुबह से रात तक फिरकी की तरह नाचती रहती है, किसी को इनकी फिक्र नहीं है। दोपहर के वक्त दोनों बहुएं घर का काम खत्म करके बाहर जा रही थी। प्रमिला उन्हें बाहर जाते हुए देख लेती है। अदिति बहू, सिद्धि बहू, तुम दोनों इस वक्त कहाँ जा रही हो? मौसी जी, हम सब्जियां लाने बाजार जा रही हैं। घर की कुछ छोटी मोटी चीजें और बच्चों की कॉपी पेंसिल भी खत्म हो गए। खेत के पास घर होते हुए भी यहाँ सब्जी नहीं मिलती। बोलो, तुम दोनों को सब्जी लाने के लिए बाजार जाना पड़ता है, अब खेत के पास घर होने का क्या फायदा? मौसी जी, अब हम खेत से सब्जियां खुद तो नहीं तोड़ेंगे, घर दूर होने के कारण इधर कोई सब्जी वाला नहीं आता, और घर की छोटी मोटी चीजें तो मार्केट में ही मिलेगी ना। मार्केट तो यहाँ से कोसों दूर होगा, हमारा घर तो मार्केट के बीचों बीच है, सब्जी वाला भी रोज ताजी ताजी सब्जियां लेकर घर पर आ जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है मौसी जी। अच्छा, हम बाजार से आते हैं। जल्दी आना, इस इलाके में बहुत जल्दी रात हो जाती है। खेत की ओर से आने वाली ठंडी हवा तुम दोनों को लग गई ना, तो दोनों की तबीयत खराब हो जाएगी, और यहाँ तो डॉक्टर के पास जाना भी बड़ी आफत होती होगी। आप चिंता मत कीजिए मौसी जी, हमें कुछ नहीं होगा। कैसे चिंता न करूं, तुम दोनों को देख कर ना मुझे बड़ी दया आती है। प्रमिला का प्रवचन सुनकर दोनों बहुएं बाजार निकल जाती है। भाभी, मार्केट जाने के लिए मैं बहुत दूर चलना होगा, मैं तो घर का काम करके थक गई हूँ। एक तो ठंड के मौसम में हाथ सुन पड़ जाते हैं, काम भी जल्दी जल्दी नहीं होता। अभी दोपहर का वक्त है सिद्धि, शायद हमें कोई सवारी मिल जाए। तभी दोनों को एक बैलगाड़ी आती हुई दिखाई देती है। अदिति और सिद्धि बैलगाड़ी पर बैठकर मार्केट चली जाती है, सामान खरीद कर वापस घर आने लगती है। लेकिन शाम के वक्त उन्हें आने के लिए कोई सवारी नहीं मिलती, तो उन्हें पैदल ही घर आना पड़ता है। प्रमिला को घर आए कुछ ही दिन हुए थे। वो देखती है कि पवित्रा अदिति और सिद्धि के काम में हाथ नहीं बटाती। वो दोनों बहुओं को सुनाते हुए कहती है, पवित्रा, घर के काम में बहुओं का हाथ बटा देगी तो तेरा क्या चला जाएगा? दीदी, मैं गर्मियों के मौसम में घर के काम में अदिति और सिद्धि का हाथ बटाया करती थी, लेकिन जब से ये ठंड का मौसम आया है ना, मेरे जोड़ों में बहुत दर्द रहने लगा है, हाथ ही नहीं उठता। अब ठंड तो सबके लिए है, मैं तो घर के काम में अपनी बहुओं की पूरी मदद करती हूँ। बैठे बैठे मटर छिल दिए, साग सब्जियां काट दिया, आटा लगा दिया, इससे उनका काम भी हल्का हो जाता है और उन पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ता। तू तो ठंड का बहाना लेकर बैठ गई, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। अब खेत के पास घर ले लिया है तो ठंड तो होगी ही, ये सब तुझे यहाँ घर लेने से पहले सोचना चाहिए था। पवित्रा को समझ में नहीं आता कि वो प्रमिला की बात का क्या जवाब दे,
तभी उसकी दोनों बहुएं उसका बचाव करती हैं। मौसी जी, हमने ही मम्मी जी को घर का काम करने से मना किया है। अब हमारे होते हुए मम्मी जी घर का काम करें, ये अच्छा थोड़ी ना लगेगा। हाँ मौसी जी, अगर मम्मी जी को घर का काम करना पड़े तो हमारे होने पर लानत है। घर का काम हमारे लिए बोझ नहीं है, हम तो घर के काम का एंजॉय करते हैं। क्यों दीदी भाभी? हाँ, हमें तो घर का काम करना बहुत अच्छा लगता है। मम्मी जी ने तो पूरी जिंदगी काम ही किया है, अब उनके आराम करने के दिन है। और अब तो ये हमारा भी घर है मौसी जी, भला हम अपना घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? हमें तो इसी में रहने की आदत पड़ गई है। हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि ठंड में भी घर के सारे काम करने में खुशी मिलती है। घर तो परिवार से बनता है मौसी जी, मौसम का क्या है, मौसम तो आते जाते रहेंगे, गर्मी हो या सर्दी, हम हर मौसम में अपने परिवार की कदर करते हैं। अदिति और सिद्धि की ओर से मिले करारे जवाब ने प्रमिला की बोलती बंद कर दी थी। वो चुपचाप वहां से खिसक जाती है और अपने कमरे में चली जाती है उसके जाने के बाद। मम्मी जी, अब मौसी जी का बहुत हो गया, आपको नहीं लगता इन्हें अपने घर चले जाना चाहिए? तो बिल्कुल ठीक कह रही है बहू, मैं आज ही जय से कहकर दीदी का टिकट करवाती हूँ। शाम को जब जय और तरुण ऑफिस से घर आते हैं तो पवित्रा जय से कहती है कि वो प्रमिला की वापसी का टिकट करवा दे, और वो भी कल का ही। ठीक है मम्मी, मैं मौसी जी का टिकट करवा देता हूँ। दूसरे दिन जब दोनों बहनें सुबह की चाय पी रही थी तब प्रमिला एकदम चुप थी। क्या बात है दीदी, लगता है तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ठंड थोड़ी ज्यादा लग रही है। हाँ वही ना, मैं जानती हूँ यहाँ ठंड बहुत ज्यादा है। तुम तो शहर में रहती हो, तुम्हें इतनी ठंड की आदत कहाँ होगी। तुमसे इतनी ठंड झेली नहीं जा रही, इसलिए मैंने तुम्हारा आज का टिकट करवा दिया है। तैयार हो जाओ, जय और तरुण ऑफिस जाते समय तुम्हें ट्रेन में बिठा देंगे। रीनू और शीनू दोनों बहनें रसोई में काम कर रही हैं और दोनों को अपने अपने काम निपटाने की जल्दी है कि कैसे भी करके मेरा काम जल्दी हो जाए और वो मस्ती कर सके। अरे दोनों के दोनों आज ही चकला बेलन तोड़ डालोगे क्या? देखो तो जरा कितनी जोर से खटखट की आवाज आ रही है। क्यों मम्मी, आपको पता नहीं है क्या कि मेरा काम क्या है? मैं क्यों चकला बेलन को हाथ लगाऊंगी? ये तो रीनू है जो अपना हर काम ऐसे ही करती है। शीनू तो कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है, और मम्मी को भी देखो, जब देखो तब शीनू की साइड लेती है। उन्हें कभी उनकी बड़ी बेटी दिखाई नहीं देती। तू बड़ी कहाँ से हो गई रीनू, जब हम दोनों ट्विंस हैं? तू भूल रही है शायद, मैं तुझसे पूरे 2 मिनट बड़ी हूँ। आज की ये कहानी है गाजियाबाद में रहने वाले गुप्ता जी के परिवार की। उनके परिवार में उनकी 2 प्यारी प्यारी सी जुड़वा बेटियां रेनू और शीनू है। समय को देखते हुए अब माला जी का स्वास्थ्य ज्यादा ठीक नहीं रहता है, इसलिए उन्होंने घर के खाने की जिम्मेदारी अपनी दोनों बेटियों में बांट रखी है। इससे 2 फायदे उनको दिखाई देते हैं। एक तो वो खाना बनाना सीख रही है और दूसरा माला जी का हाथ भी बटा पाती है। राकेश जी और माला जी दोनों बैठे चाय की चुस्कियों के साथ बातें कर रहे हैं। सच में अब हमारी दोनों बेटियां बहुत ही अच्छा खाना बनाने लगी है। कहा तो आज से 1 साल पहले उन्हें चाय भी बनाने नहीं आती थी। आपके इस डिसीजन से मैं बहुत खुश हूँ माला जी। हाँ बिल्कुल, हर लड़की को रसोई संभालना जरूर आना चाहिए, भले ही वो चाहे कितनी भी ऊंची पोस्ट पर क्यों ना पहुंच जाए। और ये सलाह मेरी माँ ने मुझे दी थी, यही मैं आदत अपनी बेटियों में डालना चाहती हूँ, जिससे ससुराल जाने के बाद वो किसी परेशानी में ना पड़े और माँ बाप को भी कोई शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल सही कहा आपने, समय समय पर हर चीज काम में आती है, फिर वो चाहे पढ़ाई हो या कोई और कला। दोनों बेटियों के काम का बंटवारा कुछ इस तरीके से हुआ था, जहाँ रीनू को रोटियां बनाना पसंद था तो वहीं शीनू हर रोज सब्जी, दाल, कड़ी, राजमा, छोले चावल बनाया करती थी। माला जी के कई बार कहने के बावजूद भी दोनों ने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बदला नहीं था। अरे रीनू, आज तुम बढ़िया से छोले बनाकर खिलाओ और शीनू तुम भटूरे बनाना। ओके मम्मी, मैं तो तैयार हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। आप अपनी लाडली बेटी रीनू से पूछ लो। मम्मी पापा की लाडली तो शीनू ही है। अब मुझे छोले बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो भटूरे की मास्टर हूँ। मेरे जैसा भटूरा अपनी कॉलोनी में दूर दूर तक कोई नहीं बना पाता। रीनू बेटा, हर चीज आनी चाहिए, फिर भले ही आप किसी चीज में मास्टर क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें छोले बनाने में भी इंटरेस्ट लेना चाहिए, तभी तो कंप्लीट डिश मानी जाती है। अरे मम्मी, जब जरूरत पड़ेगी तब सीख लूंगी ना, अभी मुझे बनाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। माला जी के कई बार समझाने के बाद भी रेणु कभी भी दाल सब्जी बनाने में ध्यान नहीं देती है। ऐसे ही समय बीतता चला जाता है और इस बीच रेणु की सगाई
मिहिर के साथ हो जाती है। अरे रीनू, अब तो शादी की कुछ ही दिन रह गए, अब तो बेटा तू दाल सब्जी बनाया कर। मम्मी, अभी तो पूरा 1 महीना बाकी है, 1 महीने में जाने क्या क्या बना लूंगी, और आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मुझे बनाना आता ही नहीं। धीरे धीरे करते शादी के 15 दिन रह जाते हैं और रीनू एक दिन माला जी के बहुत डांटने के बाद दाल बनाने के लिए रसोई में जाती है। अरे यार, रोटी तो मैं रोज बनाती हूँ, जिससे मुझे आइडिया है कि कितनी रोटी बनानी है, कैसे बनानी है, लेकिन ये दाल तो आज पहली बार बनाने जा रही हूँ, क्या करूँ। ठीक है, काम करती हूँ, मम्मी से पूछ लेती हूँ। रीनू रसोई से ही आवाज लगाती है, मम्मी कितने कटोरा दाल भिगोनी है। कटोरे? हे भगवान, ये क्या कह रही हो रीनू? अरे भाई रुको, मैं आती हूँ। तभी तो कहती थी सीख ले, लेकिन नहीं, तब तुझे सीखना ही नहीं था। अब आता नहीं है, वहां जाकर हमारी नाक काटता है। हे प्रभु, कुछ तो मदद कर। ले, इतनी दाल बना ले, हम सबके लिए हो जाएगी। माला जी रसोई में जाकर रीनू को दाल का हिसाब बताकर वापस आती हैं। अब रीनू मम्मी के हाथ का दिया हुआ मेजरमेंट लेकर दाल बनाती है और सब आराम से दाल रोटी खा लेते हैं। अब अगले दिन रीनू राजमा बनाने को जा रही थी, तो वो अपने हिसाब से मम्मी के बताए हुए दाल के मेजरमेंट के हिसाब से लेती है। राजमा तो वाकई में अच्छे बने हैं। चलो, मुझे यही चिंता थी, पता नहीं क्या ही होगा, लेकिन कल शिव शंभू की माला लगा रही थी, उन्हीं ने मेरी लाज बचा ली। जय हो मेरे भोलेनाथ। अरे रीनू बेटा, राजमा तो टेस्टी बने, जरा थोड़े से और लाओ। हाँ, जाकर अपने पापा के लिए और मेरे लिए भी ले आ। लेकिन मम्मी पापा, राजमा तो खत्म हो गया। खत्म हो गए? अरे खसमानो खानिया, इतने दिनों तक कहने के बाद तो तूने पहली बार बनाए और अब कह रही है खत्म हो गए। तो इसमें मेरी क्या गलती है मम्मा? आपने कल जितनी दाल बताई थी, आज मैंने उतनी ही राजमा ले लिए। अब ये गलती आपकी है, मेरी नहीं है। अरे लेकिन राजमा तो थोड़े गाढ़े बनाए जाते हैं, इसी कारण से कम पड़ गए। बेटा, राजमा छोले हमेशा दाल से 2 गुना बनाया करो, जिससे कम ना पड़े, ठीक है? तुझसे कितनी बार कहा था सीख ले। अब तो तेरे आखिरी दिन है, हम सबको छोड़ के चली जाएगी, लेकिन जाते जाते तुझे एक अच्छी बात सिखाती हूँ। ससुराल में बस उसी की चलती है जिसका हाथ रसोई में अच्छा होता है, और फिर पति के दिल का रास्ता भी पेट से होकर जाता है। ठीक है मम्मी, सुन ली मैंने बात। अभी तुझे मेरी बातें पकाओ लग रही है, वहां जाकर ससुराल में तो याद करेगी मुझे। अरे ठीक है मेरी माँ, मुझे पैकिंग करने दो। अरे समधी जी, आप चेन्नई में आए हो, हमारे यहाँ भी खाने जैसा बहुत कुछ है। आप हमेशा बड़ा पाव तो खाते ही हो, आज इडली सांभर और डोसे का आनंद लीजिए। हाँ, ये लीजिए, गर्मा गर्म डोसा और इडली सांभर तैयार है। पिछले 35-40 साल से वड़ा पाव खाकर सुबह की शुरुआत करने वाले सुधाकर जी को आज सुबह सुबह वड़ा पाव खाने नहीं मिलेगा, ये सोचकर उनका चेहरा मुरझा गया था। चेन्नई आने से पहले उनके चेहरे पर साफ साफ नजर आने वाली एक्साइटमेंट उदासी में बदल गई थी। जैसे तैसे सुधाकर जी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठते हैं, काफी देर तक इडली सांभर और डोसे को गुड़ते हैं। कविता सबकी थाली में नाश्ता परोसती है। बहन जी, मुझे चाकू दीजिए ना। अरे चाकू की जरूरत नहीं, एकदम नरम है। जोक अच्छा था, मुझे पता है इडली नरम है, लेकिन ये इडली हम मुंबई कर चटनी के साथ खाते हैं। अब बहन जी ने चटनी तो बनाई नहीं है, और डोसे की चटनी है वो वड़ा पाव जैसी तो है नहीं, लेकिन कुछ मिलती जुलती है, इसलिए इन दोनों को मिलाकर मैं कुछ अलग बना रहा हूँ। आप बस देखते जाइए। बहन जी जाइए, अब किचन से ना चाकू लेकर आइए। कविता किचन में जाती है और चाकू लेकर आती है। जैसे ही सुधाकर हाथों में चाकू पकड़ता है, अरे क्या खिचड़ी पका रही है दोनों सास बहू मिलकर, हमें भी बताओ। अरे कुछ नहीं जीजी, आप भी ना। मैं ये कह रही हूँ कि अभी रीनू की रोटी छुलाई नहीं हुई है, तो अभी उसे खाना नहीं बनाना चाहिए। पूजा वगैरह हो जाए, फिर रीनू तुम्हें जो बनाना है वो बनाना। जी मम्मी जी, जैसा आप कहें। हाँ, लेकिन बहू पहले तो खीर ही बनाना, हमारे यहाँ भोग में खीर लगती है। ठीक है बुआ जी। इधर रीनू खुशी के मारे पागल हुई जा रही थी कि अब उसे अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। थोड़ी देर में सारी पूजा विधान करने के बाद रीनू रसोई में आती है और लाइटर से गैस चालू करने जा रही थी कि प्रीति उसका हाथ पकड़ लेती है। क्या हुआ दीदी, आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया? आपने क्या सोचा, आपको इतनी आसानी से रसोई पर राज करने को मिल जाएगा? अरे ननद हूं मैं आपकी। मैं कुछ समझी नहीं दीदी, आप क्या कहना चाहती हैं? अरे अब घर में आपने मेरी जगह ले ली है, तो क्या आपको बिना कुछ लिए दिए इस घर की मालकिन बनने दूंगी? तभी रेखा जी भी आती हैं। वो ये सब सुन लेती हैं। उन्हें रीनू की शक्ल देखकर हंसी आ जाती है और प्रीति को जोरदार डांट लगाती है। क्या है ये सब प्रीति, है? उसकी शक्ल देख रही हो, वो अभी रो देगी। चलो जो भी लेना देना है करो और रस्म शुरू करने दो।
डर गई क्या भाभी आप भी ना? चलो लाओ मेरा नेक निकालो और फटाफट से मेरे हाथ पर 11,000 रुपए रखो। अच्छा अच्छा, 11,000। रीनू, तुम 1100 दे दो और खीर बनाना शुरू करो। वाह, सास बहू अभी से एक ही पार्टी में आ गए। वाह रे प्रभु तेरी लीला, कभी पर पिल्ला तो कहीं पर नीला। ये सुनकर तीनों सास बहू बहुत हंसते हैं। फिर रीनू खीर बनाना शुरू करती है। चावल की खीर बननी है तो इतने दूध में इतने चावल ठीक रहेंगे ना? रीनू एक पूरा कटोरा भरकर चावल खीर में डाल देती है और खीर बनने की तैयारी शुरू होती है। बड़े जोरों शोरों से मेहमानों से भरे घर में सबको नई बहू के हाथ की खीर का इंतजार होता है। अरे बहू, अभी तक खीर नहीं बनी क्या? यहाँ खीर के इंतजार में हमारा कचूमर बना जा रहा है। अरे अम्मा जी, थोड़ा धैर्य रखो, अभी बन रही है। आप भी ना, अभी तक ये सब आपका जोर मुझ पर चल गया, अब थोड़ा सा अपनी पोत बहू को प्यार दो। तो मैंने कौन सी अपनी तोप उस पर चला दी है? अच्छा, अब तो बताना चाह रही है रेखा, अब तू भी बहू वाली हो गई है? तभी रीनू खीर लेकर हॉल में पहुंची। बहू ये क्या बनाया है, खीर है या खीर वाला पुलाव? खीर वाला पुलाव? बुआ जी मैं समझी नहीं कुछ। बात तो मेरी बेटी एकदम सही कह रही है, पूरी खीर में चावल ही चावल दिखाई दे रहा है। बुआ जी, खीर में दूध लगता है, बस देखने के लिए डाला गया था। भैया तू ना ज्यादा मत बोल, अगर तुझे आगे भाभी के हाथ की बनी रोटी खानी हो तो। सबके ताने सुनकर तभी रेखा जी भी वहां आती है। अरे कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, अभी बहू को अंदाजा नहीं लगा होगा, इसलिए चावल थोड़े ज्यादा हो गया है, दूध कम रह गया है। थोड़े ज्यादा? अरे इसमें चावल के अलावा और कुछ है ही नहीं। बहू, तू तो अभी से ही अपनी बहू की तरफदारी करने लगी, आगे तेरा जाने क्या ही होगा। हाँ अम्मा जी, क्योंकि आज तक आपने मेरी कभी तरफदारी नहीं की। चलो, इस बढ़ती उम्र में ही आप मुझसे कुछ सीख लो। इधर रीनू सबके मुंह से ये अटपटे जवाब सुनकर परेशान हो जाती है। फिर रेखा जी उसे साइड में ले जाकर समझाती है। रीनू, कोई बात नहीं बेटा, ये सब तो चलता रहता है, तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। थैंक यू सो मच मम्मी जी, मेरा साथ देने के लिए। अरे पगली, मैं नहीं दूंगी तो और कौन देगा तेरा साथ? सास के मुंह से ये बात सुनकर रीनू में बड़ी ही हिम्मत आ जाती है। अब अगले दिन प्रीति फिर से रीनू को कहती है, भाभी अब आज तो कुछ बनाकर खिला दो यार, फिर मैं तो परसों चली जाऊंगी। ठीक है दीदी, अच्छा बताओ आपको क्या क्या खाना पसंद है, मैं वही बनाऊंगी। भाभी अगर मेरे मन की बात करोगी तो आज मेरा मन कर रहा है बस सिंपल सा खाने का, दाल रोटी चावल और साथ में बढ़िया सी आलू की सूखी सब्जी। अरे वाह रीनू, इससे ज्यादा सिंपल क्या ही होगा, आज तो तू बस महफिल ही लूट लेगी। यस यस यस, मजा ही आ गया। क्या हुआ भाभी, आप चुप क्यों हो गई? अगर आपको बनाने में कुछ इश्यू है तो कोई बात नहीं, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से बना लो। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं बस अभी बनाती हूँ और अब भी लाती हूँ फटाफट से। रीनू खुशी से उछलते हुए भागती हुई रसोई में जाती है और खाने की तैयारी शुरू कर देती है। अरे आज तो मजा ही आ गया। रीनू आज बना ले बेटा तू अपने नंबर और साबित कर दे कि तू एक बेस्ट बहू है। कल जिसने भी तेरा मजाक बनाया है, आज उनके मुंह पर ताला लगाने का समय आ गया है। ए रीनू, हज शुरू। अब रीनू बड़े ही मजे से रोटियां बनाने की तैयारी करती है। रोटियों के लिए इतना आटा रहेगा, लगभग 12 लोग हैं अभी घर में। और चावल भी ले लेती हूँ। क्या कहा था दीदी ने, आलू की सब्जी और दाल? दाल कहाँ होगी? दाल, हाँ मम्मी ने इस कटोरी का मेजरमेंट बताया था। बस ऐसी तो सेम कटोरी मेरे यहाँ थी, इसी का मेजरमेंट लेकर बना लेती हूँ। अब थोड़ी देर में रीनू खाना बनाकर तैयार कर लेती है और सबको आवाज लगाती है। मम्मी जी, दादी माँ, बुआ जी, दीदी, सब लोग खाने के लिए आ जाइए, खाना टेबल पर लगा दिया है। तभी मिहिर पीछे से आकर रीनू को गले लगा लेता है। अच्छा डार्लिंग, मतलब सबको खाने के लिए आवाज लगा रही हो लेकिन मेरी याद नहीं आई। अरे नहीं नहीं मिहिर जी, ऐसी बात नहीं है, आपके लिए तो सबसे पहले रेडी है, सबके सामने आवाज लगाने में शर्म आ रही थी। तभी दादी कल्याणी देवी वहां आती है। अरे ये सब काम के लिए कमरा है भाई, क्या तुम लोग भी कोई शर्म लिहाज नहीं है आजकल के बच्चों में। लाओ बहू, खाना लगाओ। रीनू मिहिर को धक्का देकर शर्माती हुए रसोई में भाग जाती है और जल्दी ही सबके लिए खाना लेकर आती है। खाना तो बड़ा ही स्वादिष्ट है बहू। अब क्या कहोगी अम्मा जी मेरे बहू के बारे में? अब भी करो तारीफ या नहीं? बढ़िया है, बढ़िया है। तो तारीफ में 4 शब्द आप भी कह दीजिए ना। कल्याणी जी मुंह बना लेती है। ये देखकर रेखा, मिहिर और मीरा जी हंसने लगते हैं। थोड़ी दाल और ले आओ ना रीनू। चिल्लाती हूँ। देखो ना जीजी, कितनी बढ़िया चपाती बनाई है रीनू ने। तभी प्रीति भी वहां आती है। मम्मी सोनू को सुला दिया है, बड़ी जोर से रो रहा था। लाओ भाभी अब खाना लाओ फटाफट से, बड़ी देर से बस तारीफें सुनाई दे रही थी। और हाँ सुनो,
ये अच्छा खाना बस मेरे कारण मिल रहा है सबको। अरे मेरी थाली में दाल कहाँ है भाभी? दीदी सॉरी, लेकिन दाल तो खत्म हो गई। क्या दाल खत्म हो गई? तो आपने क्या 2 किलो चावल के साथ 2 चम्मच दाल बनाई थी भाभी? ये देखो इसमें चावल भरे पड़े हैं, इसमें चपातियां ही चपातियां हैं, और ये क्या आलू की सब्जी भी बस तली में चिपक गई है। प्रीति नाराज होकर चली जाती है। अब हर दिन रीनू नया कुछ बनाती, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ कमी रह ही जाती। वो कभी ससुर जी को नाराज कर देती, कभी अपनी सास को। फिर एक दिन उसकी माँ का फोन उसके पास आता है। क्या हुआ रीनू बेटा, तुझे ससुराल में इतना अच्छा लग रहा है कि तू यहाँ मायके आना तो दूर, फोन लगाना भी भूल गई है। कुछ नहीं मम्मी, बस टाइम ही नहीं मिलता, क्या करूं। रीनू तू इतनी उदास क्यों लग रही है? इतना सुनते ही रीनू जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगती है। अरे क्या हुआ तुझे, किसी ने कुछ कहा क्या बेटा? प्लीज बताओ, ऐसे रो मत। फिर रीनू अपनी माँ को पूरी बात बताती है कि कैसे वो किसी एक को मनाती तो दूसरा रूठ जाता। पर तू इसमें रोने की क्या बात है बेटा? मैंने पहले भी तुझे बोला था कि तू अपना मेजरमेंट सही रख। देख मैं तुझे बताती हूँ कितने लोगों के लिए कितनी सब्जी लेना सही रहेगा, और तू जहाँ से भी सब्जी लेने जाती है ना, उनसे पूछ लिया कर, वो भी तुझे आइडिया दे दिया करेंगे। ठीक है माँ, आज मैं बढ़िया सा आलू गोभी बनाऊंगी और सब्जी वाले भैया से ही आइडिया लेकर आऊंगी, और फिर रोटी बनाने में तो मैं मास्टर हूँ, मास्टर। यस, रीनू जिंदाबाद, रीनू जिंदाबाद। अब रीनू फटाफट से तैयार होकर बाजार जाती है सब्जी लेने और सब्जी खरीदती है। भैया 6 लोगों के लिए कितनी सब्जी बनानी रहेगी? क्या मैडम? आप मुझे उतनी सब्जी दे दो जिससे 6 लोगों के लिए बढ़िया सा आलू गोभी बन जाए। लगता है मैडम का नया नया शादी हुआ है। अच्छा ये लो, 1 किलो गोभी और 1 किलो आलू, बढ़िया से बन जाएगा। और साथ में और भी कुछ चाहिए क्या? जो भी लगे वो सब दे दो ना। लो मैडम, फिर तो ये टमाटर प्याज अदरक लहसुन डालकर बढ़िया सी सब्जी बनाना, घर वाले 6 रोटियां खाएंगे। ठीक है भैया। अब रीनू घर आकर बढ़िया सा आलू गोभी तैयार करती है और सब खाने के टेबल पर आते हैं। आज तो मैं ही पहले आ गई भाभी, नहीं तो खाना ही खत्म हो जाता है ना। नहीं दीदी, आज नहीं होगा, आप आराम से खाओ, आज कम नहीं पड़ेगा। सब आराम से खाना खाते हैं और आखिर में सास रेखा जी आती है और खाना चेक करती है। बहू, आज ये किसके हिसाब से बना है इतना ज्यादा खाना? नहीं मम्मी जी, वो मेरा मेजरमेंट गड़बड़ हो रहा था तो मैंने सब्जी वाले से ही पूछ लिया, उसने कहा 6 लोगों के लिए इतना सही है। सबके लिए 6 रोटी और 1 किलो गोभी के साथ 1 किलो आलू, बाकी प्याज टमाटर अदरक लहसुन के साथ। सब्जी तो बढ़िया बनी है ना मम्मी जी? रेखा जी अपना माथा पीट लेती है। अरे बहू, अपने घर कोई 3 रोटी से ज्यादा नहीं खाता, ये तुमको अभी तक पता नहीं है क्या? सब्जी वाले ने अपने पेट के हिसाब से बताया है। हे भगवान, ये मुझे क्या क्या देखना पड़ रहा है। और कर लो बहू की तरफदारी। चल, कल से उसे रसोई में जाकर सिखा, बड़ी होशियार बन रही थी। अब अगले दिन से रेखा जी रीनू को उनके घर का मेजरमेंट सिखाती है और फिर रीनू कुछ ही दिनों में बढ़िया खाना बनाने लगती है।